Okay, so hello everyone, welcome to the 11th lecture of surveying. And I think in the last class we had covered the tape corrections. हम लोग टेप करेक्शंस को काफ़ी डिटेल में देखा था और उसमें एसएससी जेई का मेंस का और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस का भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। बट आज जो हम देखेंगे, चूँकि अभी तक है जितना भी एरर और करेक्शन हमें डिटेल में डिस्कस करना था वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज देखेंगे ओवरऑल उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है ना, ओवरऑल क्या कंक्लूजन है जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया है। सो कहता है ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड करेक्शन। अगर ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में बात किया जाए तो आपका टोटल जो एरर है दो टाइप का होगा, है ना। एक को बोलेंगे कॉम्पनसेटिंग एरर और दूसरे को बोलेंगे क्यूमुलेटिव एरर, है ना। एक को बोलेंगे कॉम्पनसेटिंग एरर और दूसरे को बोलेंगे क्यूमुलेटिव एरर, ठीक है। तो ओवरऑल यदि बात करते हैं सो एरर इन चेनिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ओवरऑल यदि कंक्लूजन की बात की जाए तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेटिंग एरर। अभी कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है इसको देखिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे इनकरेक्ट होल्डिंग एंड मार्किंग ऑफ एरोज। इसका मतलब क्या, ये इसका एग्जाम्पल है ना। इनकरेक्ट होल्डिंग और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इनकरेक्ट होल्डिंग एंड मार्किंग ऑफ एरोज, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सपोज कीजिए कि आप है जो यहाँ से चेनिंग स्टार्ट करना, पॉइंट ए से जो चेनिंग आपने स्टार्ट किया, है ना, और बी पे जो जो एरो आपको लगाना था, एरो जो आपको लगाना था वो कहीं यहाँ पे ना लगा के, इस पॉइंट पे न लगा के, या तो इससे पहले लगा दिए या तो इससे बाद लगा दिए। तो पहले लगा देंगे तो क्या होगा, कम मेजरमेंट होगा। जब बाद में इसके बाद में लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मेजरमेंट होगा, है ना। तो थ्रू और डिस्टेंस क्या होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ से और आगे है जो मेजर करना है ना। तो कभी ये कम होगा कभी ये ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे थ्रू आउट द डे तो ये क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। क्योंकि एरो क्या हो रहा है, कभी आप पहले पुट कर दे रहे हैं कभी आप बाद पुट कर दे रहे हैं, यानी कभी कम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कभी ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जब डे कंप्लीट होगा, जब आप सर्वेइंग करके कंप्लीट करेंगे तो उस समय क्या होता है कि कम ज़्यादा होते हुए ये क्या होता है, एक कॉम्पनसेट हो जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट में फ़र्क है जो नहीं पड़ता है इससे, है ना, ये इसका मतलब है। सो दे डू नॉट अफेक्ट द रिजल्ट मोर, है ना। ये है जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कंपनसेटिंग एरर आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन बन के आता है कि जो कंपनसेटिंग एरर होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसका अगर कंक्लूजन के रूप में लिखा जाए तो जो कॉम्पनसेटिंग एरर होगा वो क्या होगा, जो कॉम्पनसेटिंग एरर होगा, ये जो कॉम्पनसेटिंग एरर है ये क्या होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, है ना। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन के आता है ना। कहता है कंपनसेटिंग एरर आर प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, जहाँ पे एल क्या है, वेयर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन है। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ द लाइन रहेगा, या लेंथ या टोटल डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, है ना। ओवरऑल डिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये तो था कंपनसेटिंग एरर के बारे में, है ना। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे अफेक्ट है जो नहीं डालेगा, है ना। एक बात ये याद रखना आपको, क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि क्या होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, कभी कम मेजर कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जो क्यूमुलेटिव एरर है ना। नेक्स्ट है जो क्यूमुलेटिव एरर है। तो क्यूमुलेटिव एरर है जो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यूमुलेटिव एरर का एग्जांपल क्या क्या आ सकता है, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग, एरर ड्यू टू स्लोप हो गया, है ना, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण एरर हो गया, पुल वेरिएशन के कारण एरर हो गया, मीन सी लेवल के कारण हो गया। तो ये सब किस में आएगा, इसमें ये आएगा क्यूमुलेटिव एरर में, है ना। और यही हमें मेनली पढ़ना था, हमें क्या पढ़ना था, यही पढ़ना था क्यूमुलेटिव एरर्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में है जो डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। सो जस्ट एक मतलब समरी के रूप में है जो कंक्लूड करना चाह रहे हैं, है ना।
सो क्यूमुलेटिव एरर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनसेटिंग एरर, है कि नहीं। ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिजल्ट पे क्या होता है, डायरेक्टली है जो फर्क है जो डालता है ना, डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे आता है, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्यूमुलेटिव एरर होगा वो क्या होता है, क्यूमुलेटिव एरर होता है जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन होता था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन होगा, है ना। तो ये दोनों में फर्क है। तो ऑब्जेक्टिव में मैं ये आपको टेस्ट में भी पूछूंगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, कंपनसेटिंग एरर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होगा, जबकि क्यूमुलेटिव एरर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, है ना। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब आज की क्लास है जो स्टार्ट करते हैं, मेनली आपको हमें मेन पढ़ना है सर्वे लाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट सर्वे लाइन्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज। अब देखिए, ये है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या फिर सेमेस्टर में या फिर कंपटीशन में सबको डिटेल में आपको लिखने के लिए आता है, मतलब सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब देखिए, सर्वे स्टेशन क्या होता है। आप सर्वे स्टेशन है जो किसको बोलेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा उसका, है ना। तो कहता है दीज आर द प्रोमिनेंट पॉइंट। ये क्या होता है, ऐसा मेन पॉइंट होता है ऑन द चेन लाइन, ऑन द चेन लाइन क्या होता है, दीज आर द प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स मुख्य, है ना, मुख्य पॉइंट होता है, ठीक है। कहता है इट कैन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द चेन, स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। सो इट कैन बी बिगिनिंग ऑफ द चेन, स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एट द एंड्स, एंड्स पे भी हो सकता है। सच स्टेशंस आर कॉल्ड मेन स्टेशंस, इसको क्या बोलेंगे, मेन स्टेशंस, है ना। एग्जाम्पल बहुत सिंपल, इस फिगर में देखिए, पूरा इस फिगर के हेल्प से ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में जब लिखना होगा इससे रिलेटेड, है ना, से अभी हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी, जैसे बेस लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है ना। ये सब जब डिस्कस करेंगे तो आपको भी ये फिगर है जो बनाना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सो मेन स्टेशन का क्या डेफिनेशन दिया हमने, कहता इट कैन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द चेन और एट द एंड्स ऑफ द चेन। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे देखिए आपका ए है, ए क्या है, ए है मेन स्टेशन, है ना। बी है, ये सब क्या है, मेन स्टेशन में आएगा। सी है, ये सब क्या है, मेन स्टेशन है। डी क्या है, मेन स्टेशन है ना। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वह एरिया है जहाँ पे आपको सर्वेइंग करना है, ठीक है। तो चार पॉइंट हमने मेन स्टेशन है जो इस्टेब्लिश कर लिया सर्वेइंग करने से पहले, इसका हम लोग हेल्प लेंगे, है ना। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहता है इट कैन बी द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है ना। मान लीजिए यहाँ से आप सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं ए से, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मान लीजिए डी क्या है, मान लीजिए बी है जो एंड हो रहा है, तो बी एंड पॉइंट हो गया। किसी का सी पॉइंट यदि एंड हो रहा है तो सी एंड पॉइंट हो गया। किसी का डी पॉइंट यदि एंड हो रहा है तो डी हो गया, है ना। मतलब स्टार्टिंग में भी हो सकता है मेन स्टेशन और एंड में भी हो सकता है, ये इसका कंक्लूजन रहा। सो हियर ए बी सी डी आर द मेन स्टेशन, है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फिगर में, हियर ए बी सी डी आर द मेन स्टेशन, है। हियर मतलब इस फिगर में, हियर मीन्स इस फिगर में। आगे बढ़ते हैं, मेन सर्वे लाइन अब किसको बोलेंगे, है ना, मेन सर्वे लाइन किसको बोलेंगे, ये सब डिफाइन करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। सो कहता है कि द चेन लाइन ज्वाइनिंग टू मेन सर्वे स्टेशन, द चेन लाइन ज्वाइनिंग टू मेन सर्वे स्टेशन इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। कोई भी दो मेन स्टेशन को आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे किसी का मान हुआ ए और बी, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको क्या बोल देंगे, मेन सर्वे लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, है ना, ये क्या हो गया, मेन सर्वे लाइन हो गया, ठीक है। इधर देखिए, इधर कहीं गार्डन वगैरह है, इधर कोई और हो जाएगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोड क्रॉस किया है, ठीक है। इधर कहीं पे आपका मान लेते हैं कि एक कॉलेज का सपोज कीजिए यदि आप सर्वेइंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मेन एकेडमिक बिल्डिंग हो सकता है, गर्ल्स हॉस्टल हो सकता है, बॉयज हॉस्टल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सपोज कीजिए मेन बिल्डिंग है, ये क्या है, आपका मेन बिल्डिंग है किसी कॉलेज का, है ना। ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे है जो आपका बॉयज हॉस्टल है, ये क्या है, बॉयज हॉस्टल है। यहाँ पे कहीं है जो गर्ल्स हॉस्टल है ना। तो कुछ भी ऐसे है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इसके अंदर। मेन बिल्डिंग हो गया, ये गर्ल्स बॉयज हॉस्टल हो गया, ये गर्ल्स हॉस्टल हो गया, है ना। ये कहीं मान लेते हैं कि पॉन्ड है, ये क्या है, पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड मीन्स तालाब, ठीक है। तो ये सब है जो इनसाइड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। सो मेन सर्वे लाइन को फिर से डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कहता द चेन लाइन ज्वाइनिंग टू मेन सर्वे स्टेशन, दो मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसी को क्या बोल देंगे, उसी को बोल देंगे मेन सर्वे लाइन। एग्जाम्पल क्या है, इस फिगर से अगर देखा जाए तो ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी बी,
है ना, और AD, ये सब क्या हो गया, मेन सर्वे लाइन हो गया। कोई BC बोले या CB बोले, बोथ क्या है, सेम है ना। कोई BC बोले या CB बोले, चलो CB को मैं काट देता हूँ, ठीक है, सब क्या है, दोनों सेम है। तो AB हो गया, BC हो गया, AD हो गया, ये सब क्या हो गया, मेन सर्वे लाइन का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक नया टर्मिनोलॉजी आया है, बेस लाइन, है ना। बेस लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा ऐसे क्वेश्चन, बेस लाइन। अभी बेस लाइन क्या होता है, कहता है इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। ये भी क्या होता है, मेन सर्वे लाइन ही होता है, लेकिन क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, ये सबसे बड़ा होगा। मतलब ओवरऑल सर्वेइंग की बात किया जाए, है ना, जिस एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं, ए नंबर ऑफ सर्वे लाइन आपने ड्रा किया है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उसको क्या बोल देंगे, बेस लाइन बोल देंगे, उसको क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे, है ना। सो इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन, लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, आप बोल सकते हैं ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ द एरिया से ये पास करेगा, मतलब जिस एरिया का आप सर्वेइंग कर रहे हैं उसके सेंटर से पास करेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, BD को आप गौर से देखिए, B से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, D तक। इसी को क्या बोल देते हैं, बेस लाइन। ये क्या है, बेस लाइन, है ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ बेस लाइन। तो एग्जाम्पल आपका BD है जो बेस लाइन का एग्जाम्पल है ना। सबसे लॉन्गेस्ट होगा और सेंटर ऑफ एरिया से क्या करेगा, क्रॉस करेगा। नेक्स्ट वन इज चेक लाइन। चेक लाइन किसको बोलेंगे, है ना, चेक लाइन किसको बोलेंगे, कहता है चेक लाइन में बी ड्रान, उसको ड्रा कर सकते हैं बाई ज्वाइनिंग, यहाँ से फोकस करना, बाई ज्वाइनिंग अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू एनी पॉइंट ऑन अपोजिट साइड। मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी आप ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, जैसे सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, ABD क्या है, एक ट्रायंगल है, ABD क्या है, एक ट्रायंगल है। अब इस ABD ट्रायंगल में एक कोई अपेक्स ले लीजिए और एक कोई वर्टेक्स ले लीजिए। तो ट्रायंगल का वर्टेक्स मान लेते हैं A ले लेते हैं, है ना, अपेक्स यानी वर्टेक्स, ठीक है, अपेक्स वर्टेक्स है जो, या फिर अपेक्स है जो, क्या A ले लेते हैं, और इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, BD हो गया, है ना। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दीजिए इस A अपेक्स से लेके BD साइड पे, इसी को क्या बोल देंगे, चेक लाइन, इसी को क्या बोल देंगे, चेक लाइन, है ना। यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। आपका क्या है, ये A है, ये क्या है, B है, और एक क्या हो गया, D हो गया। तो A से क्या कर दिए, BD पे एक लाइन ड्रा कर दिए, इसी लाइन को क्या बोल दिए, चेक लाइन। फिगर में भी आप देख सकते हैं, इसको क्या बोला मैंने, चेक लाइन। तो सारा डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना। दूसरी बात कि सर इसका यूज क्या है, यूज है जो ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। कहता है इट इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फील्ड वर्क, है ना। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट आपका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन बनकर आएगा, है ना, सेम स्टेटमेंट आपको लिखा हो रहेगा, इट इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क, है ना। जो भी आपने काम किया है फील्ड में उसका क्या करेगा, एक्यूरेसी चेक करेगा, मतलब कितना आपने सही काम किया है, ठीक है, कितना आपने सही काम किया है। तो इसको क्या बोल दी हमने, चेक लाइन बोला, है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रूफ लाइन, ये भी नाम याद रखना आपको, इसका एक अलग नाम है ना। जैसे आप लोग भी, हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी क्या होता है, एक घर में अलग नाम होता है, एक कॉलेज में अलग नाम होता है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, प्रूफ लाइन है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रूफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग लाइन इज आल्सो नोन एज प्रूफ लाइन। ऑप्शन में आपका यही सब रहेगा, बेस लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन, ये सब आपका ऑप्शन में रहेगा। तो प्रूफ लाइन किसको बोलते हैं, चेक लाइन को प्रूफ लाइन भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है जी टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन, टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन। अब देखिए, दो मेन स्टेशन के बीच में जो भी स्टेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी स्टेशन बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो मेन स्टेशन के बीच में जो भी स्टेशन आएगा उसको क्या बोल देंगे, सब्सिडरी स्टेशन बोल देंगे, या फिर टाई स्टेशन बोल देंगे, उसको भी टाई स्टेशन बोल देंगे, है ना। और इसको दूसरा लॉजिक से कैसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि ए और बी आपका मेन सिटी है, ए और बी क्या है, मेन सिटी है, ठीक है। यहाँ से ट्रेन चल रही है ना। तो आपको पता है मेन सिटी में क्या होता है, जंक्शन होता है, उसको क्या बोल देते हैं, जंक्शन बोलते हैं, है ना। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, छोटा छोटा, यदि कोई मान लीजिए गांव आ गया या फिर कोई छोटा छोटा सिटी आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है, हॉल्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, हॉल्ट होता है, नहीं रेलवे लाइन की भाषा में बोला जाए तो वहाँ पे हॉल्ट होता है। तो ये हॉल्ट क्या है, हॉल्ट है जो आपका टाई स्टेशन है या आपको सब्सिडरी स्टेशन है ना। तो उसी टाइप का इसको समझ सकते हैं,
ठीक है। जो जंक्शन हो गया उसको आपने मेन स्टेशन बोल दिया, और जो हॉल्ट हो गया उसी को आप सब्सिडरी स्टेशन और टाई स्टेशन बोल देते हैं। तो इस लॉजिक से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसका। कहता है टाई स्टेशन इज ए स्टेशन ऑन ए सर्वे लाइन। सर्वे लाइन पे क्या है, स्टेशन है, लाइन ज्वाइनिंग टू मेन स्टेशन, लाइन ज्वाइनिंग टू मेन स्टेशन। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बीसी को आप ध्यान से देखिए, अगर बीसी को आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ पे T2 आया है, क्या है, एक T2 आया है। तो ये जो T2 है वो T2 क्या है, T2 आपका है जो एक सब्सिडरी स्टेशन है या फिर इसको टाई स्टेशन है। T2 क्या है आपको, टाई स्टेशन है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ इसका। चलो, अगर इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें तो फिगर में आपका T1, T2 और क्या है S1, S2, ये सब क्या है, ये सब सब्सिडरी स्टेशन है और यू कैन से टाई स्टेशन है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। T1, T2, S1, S2 क्या है आपका, सब्सिडरी स्टेशन है और टाई स्टेशन है ना। चलिए, दो मेन स्टेशन के बीच में जो भी स्टेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी स्टेशन और टाई स्टेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज टाई लाइन। आप टाई लाइन किसको बोलेंगे, टाई लाइन या सब्सिडरी लाइन, है ना। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है यार, दो टाई स्टेशन को मिलाने वाला, दो टाई स्टेशन को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी को क्या बोल देंगे, टाई लाइन बोल देंगे, है ना। दो टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी को क्या बोल देंगे, टाई लाइन बोलेंगे या सब्सिडरी लाइन बोलेंगे। जैसे T1, T2 आप ले लीजिए, तो T1, T2 को आप मिला दीजिए। देखिए T1, T2 को मिलाया गया, T1, T2 को मिलाया गया, तो इसी को क्या बोल दिए, टाई लाइन बोल दिए, है ना। उसी को क्या बोल दिए, टाई लाइन बोल दिए। सो इट इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू टाई स्टेशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू टाई स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर यूज टू फाइंड द इंटीरियर डिटेल्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसका यूज क्या है, इसका इंटीरियर डिटेल्स फाइंड करना, इंटीरियर डिटेल्स फाइंड करना है इसका, है ना। जो भी सर्वे लाइन है उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है ना, उसको कौन फाइंड करेगा, टाई लाइन फाइंड करेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक टाई लाइन ड्रा कर दिए, यहाँ पे क्या है, एक टाई लाइन ड्रा किए, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, S1 से C, ये क्या है, ये आपका चेक लाइन है। क्यों, क्योंकि एक वर्टेक्स है, एक अपेक्स है और दूसरा साइड है, तो ये भी क्या है, आपका चेक लाइन है, चेक लाइन है ना। टाई लाइन क्या हो गया, दो है जो, दोनों है जो साइड से लेते हैं, दोनों है जो साइड से लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइड से ड्रा किया गया T1 से T2 तक, तो इसको क्या बोलिए, टाई लाइन। यहाँ पे देखिए सपोज कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, इसका डिटेल किससे फाइंड करेंगे, टाई लाइन से फाइंड करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली इसका डेफिनेशन याद रखना है और इसका यूज क्या है, ये याद रखना है। कंक्लूजन मैं बता दूं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेशन याद रखना है और इसका यूज क्या है वो याद रखना है, बस दैट्स ऑल, है ना। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्जुलरी लाइन। इसका सेकंड नाम क्या है, एक्जुलरी लाइन भी इसको बोला जाता है ना। एक्जुलरी मीन्स क्या होता है, सहायक होता है, इसको एक्जुलरी लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, तो टाई लाइन हो गया, दो टाई स्टेशन को मिलाने वाला लाइन। दूसरा बात, किसका यूज क्या है, इंटीरियर डिटेल्स फाइंड करने में। तीसरा, किसका अदर नाम क्या है, एक्जुलरी लाइन बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्वे स्टेशंस एंड सर्वे लाइन्स। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक आया है, ऑफसेट। मैं बोला था बहुत पहले, है ना, कि ऑफसेट के बारे में हम लोग आगे है जो डिटेल में पढ़ेंगे, और वो टाइम है जो अब आ गया है किसको डिटेल में हम स्टडी करें। ठीक है, ऑफसेट के बारे में। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सर व्हाट इज द ऑफसेट, है ना। ऑफसेट किसको बोलेंगे आप, ऑफसेट होता क्या है। ठीक है, सो इट इज द लैटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, लैटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, बाउंड्री आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, ट्री आ सकता है ना। सपोज कीजिए आप सर्वे है जो यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, तो इसका लैटरल डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, कोई ट्री आ गया, है ना, तो ये मेन, ये क्या है, मेन सर्वे लाइन है, ये क्या है आपको, सर्वे लाइन है। चलिए ये क्या है, सर्वे लाइन है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको इस ट्री को दर्शाना होगा कि कहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, इसके लैटरल डिस्टेंस परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है, अभी देख लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका लैटरल में क्या करेंगे, डिस्टेंस है जो आप मेजर करेंगे, है ना। तो इसी को क्या बोल देंगे, ऑफसेट बोल देंगे। इसी को क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोल देंगे, है ना। बाकी यहाँ पर भी सही से समझेंगे इसको, है ना। यहाँ पे कोई मान लीजिए कि ट्री था, इसको ट्री को आपको दिखाना था, है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑफसेट बोल देंगे। अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, चूँकि फिगर है जो यहाँ पे नीट एंड क्लीन बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ।
अब देखिए, सो इट इज द लैटरल डिस्टेंस, डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द लैटरल डिस्टेंस, है ना, लैटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, मेजर्ड फ्रॉम सर्वे लाइन। कहाँ से मेजर करेंगे, सर्वे लाइन। ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है ना, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है, ये क्या है, कोई बिल्डिंग है, ये क्या है आपका बिल्डिंग है, ठीक है। इसका कॉर्नर का हमको ऑफसेट निकालना है ना, कॉर्नर का क्या करना, ऑफसेट है जो निकालना है, ठीक है। सो इसका यूज देख लेते हैं पहले। कहता है इट इज यूज टू लोकेट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना, और ऑब्जेक्ट नियर सर्वे लाइन। जो भी सर्वे लाइन होगा, जैसे ए, हमारा ए भी क्या है, एक सर्वे लाइन है, ए क्या है आपका, एक सर्वे लाइन है, एक सर्वे लाइन है, ठीक है। ए भी क्या है, एक सर्वे लाइन है ना। ए क्या है, एक बिल्डिंग है, इसी को हमको बताना है कि सर्वे लाइन से कितना डिस्टेंस पे है। तो आप क्या करेंगे, है ना, दो तरीका हो सकता है बताने का। सपोज कीजिए इस कॉर्नर को हमको दिखाना है कि कितना मीटर पे है ना। कहता है इट इज यूज टू लोकेट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट नियर सर्वे लाइन, इट इज यूज टू लोकेट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट नियर द सर्वे लाइन। अब देखिए टाइप ऑफ ऑफसेट की बात करते हैं, है ना। तो ये तो था किसके बारे में, ये था यूज के बारे में, क्या ऑफसेट का क्या यूज है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी सर्वे लाइन के निकट जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना, उसको क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए है जो ऑफसेट का यूज करते हैं। उसको मैप आप बनाएंगे तो उस पर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफसेट का यूज करना पड़ेगा। इसका टाइप होता है जो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का अवेलेबल है, ये दो टाइप का है ना। सो परपेंडिकुलर ऑफसेट, फर्स्ट वन इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड सेकंड वन इज नोन एज ऑब्लिक ऑफसेट और लॉन्ग ऑफसेट। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग ऑफसेट। क्यों, बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्योंकि लॉन्ग ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आपको तो पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। लेकिन ए क्या हो गया, ऑब्लिक हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्लिक ऑफसेट हो गया। ये भी क्या है, मेन सर्वे लाइन से ही डिस्टेंस है। ये जो P1P देख रहे हैं, P1P क्या है, मेन सर्वे लाइन से डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन इसके छोड़कर अगर किसी दूसरा एंगल पे है, ये तो ठीक है 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर ऑफसेट कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा फ्रॉम द मेन सर्वे लाइन। लेकिन जो ऑब्लिक होगा क्या होगा, किसी दूसरा एंगल पे होगा, है ना, किसी दूसरा एंगल पे होगा, मान लेते हैं अल्फा एंगल पे, कितना पे, अल्फा एंगल पे, ठीक है। सो आपको टाइप याद रखना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट, है ना। तो अब एक बात बताइए कि ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफसेट में आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये 90 डिग्री पे ही मेजर करेंगे, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि इसके साथ रिस्ट्रिक्शन लग गया। किसी भी चीज़ के साथ यदि रिस्ट्रिक्शन आप लगा देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी से वो वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन ऑब्लिक ऑफसेट के पास क्या है, फ्रीडम दिया गया है कि आप कितना भी एंगल पे आप मेजर कर लो, है ना। इसके पास फ्रीडम है कि कितना भी एंगल पे मेजर कर सकता है, यानी ऑब्लिक ऑफसेट्स आर मोर एक्यूरेट देन द परपेंडिकुलर ऑफसेट, है ना। यदि कोई अच्छे कंपटीशन में यानी इंजीनियरिंग सर्विस या यूपीएससी वगैरह में आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट एंड रीजन करके क्वेश्चन आता है, जिसको असर्शन रीजन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है ना, कि ऑब्लिक ऑफसेट्स आर मोर प्रिसाइज देन द परपेंडिकुलर ऑफसेट, है ना। क्यों, इसका रीजन मैं बता दिया, क्योंकि इसके पास फ्रीडम है कि कितने भी डिग्री पे इसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट, अब देखिए नोट देखिए, कहता ऑब्लिक ऑफसेट आर यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफसेट। देखिए परपेंडिकुलर ऑफसेट का भी इससे एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं। एंड टू लोकेट द कॉर्नर्स ऑफ द बिल्डिंग मोर एक्यूरेटली। सपोज कीजिए यही कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आपको दिखाना है ना। तो हो सकता है कि परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के चक्कर में आप गलती कर सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के चक्कर में क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, किसी कारणवश हो सकता है आप नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्लिक ऑफसेट लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे सेट करके इसका डिस्टेंस है जो मेजर कर सकते हैं, और उसको मैप में क्या कर सकते हैं, आप मैप में उसको दर्शा सकते हैं, है ना, इंडिकेट कर सकते हैं। सो ऑब्लिक ऑफसेट्स आर यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट का भी यदि एक्यूरेसी चेक करना है तो ऑब्लिक ऑफसेट का यूज करते हैं। दूसरी बात ये क्या है, मोर प्रिसाइज है ड्यू टू फ्रीडम, है ना। इसके पास फ्रीडम है कि कितने एंगल पे भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। नेक्स्ट वन, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है लिमिटिंग, है ना। अभी लिमिटिंग का मतलब क्या है, किसका लिमिटिंग,
है ना। आखिर लिमिटेशन आप किस पे लगा रहे हैं, आपको दिमाग में तो यही आएगा ना सबसे पहली बात, सर किसकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, है ना, लेंथ का लिमिट आप क्यों लगा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम ऑफसेट में क्या होता है कि जनरली 15 मीटर तक यदि ऑफसेट डिस्टेंस है तो उसमें एरर बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है ना। यदि 15 मीटर तक आप यदि ऑफसेट लेते ऑफसेट मेजर करते हैं तो उसमें एरर बहुत कम होता है। लेकिन व्हाट अबाउट यदि आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, 15 मीटर से ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, तब क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ है जो एरर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसमें एरर है जो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट में उसको रखना पड़ेगा, उसको एक लिमिट है जो हमें फिट करना होगा, है ना। अभी होता क्या है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं तो एग्जैक्टली है जो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। कहता है इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट अलाउड, इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट अलाउड इन चेनिंग ड्यू टू विच नो एरर इज रिफ्लेक्टेड ऑन मैप और पेपर, है ना। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितना मेजर कर सकते हैं ताकि कोई भी एरर आपको मैप पर रिफ्लेक्ट नहीं हो, है ना, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं हो। कोई भी एरर है जो आप मैप या पेपर पर रिफ्लेक्ट नहीं हो, है ना। कितना मैक्सिमम आप डिस्टेंस है जो मेजर कर सकते हैं। कहता है इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट अलाउड इन चेनिंग ड्यू टू विच नो एरर इज रिफ्लेक्टेड ऑन मैप और पेपर। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है अलाउड इन द चेनिंग के दौरान जो हम मेजर कर रहे हैं, ड्यू टू विच नो एरर इज रिफ्लेक्टेड ऑन मैप और पेपर, है ना। कितना ज़्यादा है ज़्यादा हम ऑफसेट का डिस्टेंस मेजर करें ताकि पेपर पे या मैप पे कोई भी एरर है जो क्या हो सके, इंट्रोड्यूस ना हो सके, रिफ्लेक्ट ना हो सके, है ना। तो ये हो गया लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। इसका मतलब हुआ कि हमें लेंथ में कुछ है जो लिमिटेशन लगाना होगा, है ना। अब क्या लिमिटेशन लगाएंगे वही है जो डिस्कस करना, वही हमें पढ़ना है। नाउ on what factors limiting length of offset depends, now point of discussion is on what factor, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे आपका लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट है जो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, है ना। तो कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहली बात कि आप सर्वेइंग जो कर रहे हैं उस समय स्केल क्या यूज कर रहे हैं, है ना, स्केल क्या यूज कर रहे हैं। बताया स्केल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो द स्केल ऑफ सर्वे यूज्ड, जो भी सर्वेइंग के दौरान आप स्केल यूज किए हैं उस पर डिपेंड करेगा इसका एक्यूरेसी। थर्ड थिंग मैक्सिमम एरर लाइंग द ऑफसेट ऑन द ग्राउंड, है ना, मैक्सिमम एरर आप कितना अलाउ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। थर्ड थिंग नेचर ऑफ द ग्राउंड, नेचर ऑफ द ग्राउंड मतलब क्या ये फ्लैट है या फिर स्लोपी है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ग्राउंड आपका फ्लैट है या स्लोपी है इस पर भी डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपको कितना एक्यूरेट चाहिए रिजल्ट, उस बात पे भी डिपेंड करेगा। नहीं, उस बात पे भी डिपेंड करे। सपोज करो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, छोटा छोटा ऑफसेट लेना होगा, कम कम डिस्टेंस का ऑफसेट लेना होगा, तो क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन इज लिमिट ऑफ प्रिसीजन। लिमिट ऑफ प्रिसीजन इज टेकन 0.25 mm। अब इसका मतलब क्या है, बुक में भी सेम स्टेटमेंट लिखता है लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका वो हमें पता करना है, क्योंकि बुक है जो क्या वो लिख तो देता है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो लिखता क्या है ना। सो लिमिट ऑफ प्रिसीजन इज टेकन 0.25 mm, है ना। एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे लिमिट ऑफ प्रिसीजन इन ऑफसेट कितना रखा गया है, तो आपको याद रखना कितना 0.25 mm, एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा इसे, है ना। अब देखिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना। कहने का मतलब है कि आप फील्ड में सर्वेइंग करेंगे, वहाँ से ऑफसेट आप मेजर करके आ गए, है ना, तो मिनिमम कितना एरर होगा जिसको आप पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, है ना। मतलब दो पॉइंट के बीच में कितना एरर मिनिमम होगा जिसको आप इजीली है जो नेकेड आई से आप रीड कर सकते हैं, तो कितना रखा गया है, वो रखा गया है 0.25 mm। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सर ये हुआ कि यदि 0.25 mm से कम यदि एरर आता है तो हमारा ह्यूमन आई है जो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, मतलब दो पॉइंट के बीच को डिस्टेंस है जो पढ़ ही नहीं पाएगा। एग्जैक्ट मीनिंग ये है इसका, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि यदि आप एरर जो भी मेजर किए हैं ग्राउंड में वो यदि 0.25 mm से कम आ रहा है ना, तो जब आप इसको पेपर पे ड्रा करेंगे तो उसको आप क्या कर, उसको है जो ह्यूमन आई रीड ही नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब मिनिमम कितना रीडिंग है जो रीड कर पाएगा, 0.25 mm है जो रीड कर पाएगा ह्यूमन आई, है ना।
सो लिमिटेशन ऑफ प्रिसीजन इज टेकन एज 0.25 mm। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मैंने जैसा बताया, कहता है द मिनिमम डिस्टेंस दैट यू कैन ड्रा ऑन द पेपर इज 0.25 mm, है ना। मतलब मिनिमम कितना है जो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इन द सेंस ऑफ एरर, है ना। डिस्टेंस में जो एरर होगा मिनिमम कितना होगा जिसको आप पेपर पे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, पेपर पे आप दिखा पाएंगे, पेपर पे आप लिख पाएंगे, तो वो क्या है 0.25 mm, है ना। वो क्या है 0.25 mm। कहने का मतलब है कि सर 0.20 mm आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, इसको हम पेपर पे नहीं ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो ये है जो आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा देखा गया कि 0.25 mm है जो लिमिट ऑफ प्रिसीजन को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो 0.25 आपको याद रखना है। द मैक्सिमम एरर अलाउड, सेकंड थिंग, सेकंड इसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम एरर अलाउड ऑन मैप ऑफ पेपर इज 0.25 mm, है ना। मतलब मैक्सिमम एरर कितना अलाउ कर सकते हैं 0.25 mm। क्यों नहीं, क्योंकि इससे आप कम करेंगे तो आप उसको दिखा नहीं सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम एरर कितना अलाउड है 0.25 mm। अब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है ना, कंपटीशन में भी आता है, और कॉलेज गोइंग यदि स्टूडेंट है आप तो सेमेस्टर में भी कभी कभी पूछता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, है ना। अब देखिए इसका दो केस है ना। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आप डिस्टेंस मेजर करने में आप एरर कर दें, दूसरा हो सकता है कि एंगल मेजर करने में आप एरर इंट्रोड्यूस कर दें, है ना। तो दो केस बनेगा। सो फर्स्ट केस आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। फर्स्ट केस आई एम गोइंग टू डिस्कस, फर्स्ट केस है व्हेन एरर इज इन लाइंग डायरेक्शन ओनली। व्हेन एरर इज इन, एरर किस में है, लाइंग डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ओनली, है ना। मतलब जो ऑफसेट मेजर कर रहे हैं, ऑफसेट जो मेजर कर रहे हैं, है ना। सपोज कीजिए आप मेजर करने गए थे परपेंडिकुलर ऑफसेट, है ना, आपने किसी एंगल पे गलती से मेजर कर लिया, है ना। तो वो जो एरर होगा एंगल में उसी को हम डील करेंगे इसमें, उसी को क्या करेंगे इसमें डील करेंगे, अच्छे से देखेंगे। सो लेट अस कंसीडर एल है जो क्या है लेंथ ऑफ ऑफसेट है। एल क्या है आपको, लेंथ ऑफ ऑफसेट है। एल क्या है, लेंथ ऑफ ऑफसेट। अल्फा क्या है, अलाउबल एरर इन द लेइंग डायरेक्शन, अलाउबल एरर इन द लेइंग डायरेक्शन, है ना। एस क्या है, स्केल एडॉप्टेड। जो भी सर्वेइंग में आप स्केल एडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर हम एडॉप्ट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब एस मीटर, एस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है। मतलब एस क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एस मीटर आप ग्राउंड पे मेजर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर आप पेपर पे मेजर करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर आप मैप पे मेजर करते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना। स्केल का मतलब क्या होता है ना। मतलब एस मीटर यदि आप ग्राउंड पे मेजर कर रहे हैं तो उसको आप पेपर पे कितना दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। अब देखिए ये जो फिगर यहाँ पे मैंने बनाया है, एवरी बुक में सर्वेइंग तो आपका सेम फिगर बनाया हुआ रहेगा, लेकिन इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है ना। क्यों, क्योंकि इसमें दो फिगर को कंक्लूड करके बना दिया है ना। इसीलिए इसको, इस टॉपिक को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसको मैं काफ़ी सिंपल वे में आपको दिखाने जा रहा हूँ, है ना, कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है ना। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, एक्चुअल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट निकालना है, एल का वैल्यू हमें निकालना है, फार्मूला हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, सपोज कीजिए आप फील्ड में एक्चुअली आपको मेजर करना था। सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से थोड़ा फोकस होकर समझना है ना। ये आपका सर्वे लाइन है, यहाँ पे सपोज कर देते हैं पॉइंट सी है, आपको मेजर करना था, आपको एग्जैक्टली मेजर करना था ए वाला वैल्यू। इस पॉइंट को मैं P1 दे देता हूँ, P1 है जो कर देता हूँ, है ना। ये हमें कहाँ पे दिखाना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट आपको मेजर करना है, पेपर पे दिखाना है ना, पेपर पे। कहाँ पे, पेपर पे बोले या मैप पे बोले, बोथ आर सेम। सो पेपर बोले या मैप बोले, काफ़ी सिंपल भाषा में इसको समझेंगे हम लोग, है ना। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैप पे बनाना था, है ना। लेकिन हुआ क्या, जो देखिए आप ग्राउंड पे जब मेजर करने गए, आप ग्राउंड पे मेजर करने गए तो आपको मेजर तो करना था ए वाला परपेंडिकुलर, आपको मेजर करना था ए वाला, लेकिन आपने बाय मिस्टेक आपने क्या मेजर कर लिया, बाय मिस्टेक आपने मेजर कर लिया कुछ
ए वैल्यू है ना, ए है जो आपने मेजर कर लिया। चलिए मैं अब इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक, आपने मेजर कर लिया ग्रीन वाला है ना, इसका मतलब सर ए हुआ। सपोज कीजिए ए पॉइंट क्या है, पी है, ए पॉइंट क्या है, पी है ना। हमें मेजर क्या करना था, CP1 मेजर करना था, है ना। पेपर पे परपेंडिकुलर ऑफसेट आप ड्रा करेंगे तो CP1 ड्रा करने वाले थे, लेकिन ग्राउंड में जब आप मेजर करने गए तो आप है जो गलती से आप कुछ एंगल पे मेजर कर लिए। सपोज कीजिए ए एंगल क्या है, अल्फा है, एंगल आपका क्या है, अल्फा है। यही अलाउबल एरर इन लेइंग डायरेक्शन है ना। आपने एरर कितना इंट्रोड्यूस किया है ना, आपको मेजर करना था इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आपने मेजर कर लिया अल्फा एंगल पे मेजर कर लिया। ए पॉइंट आपका क्या है, सी है। ए कहाँ की स्टोरी है, ए आपका ग्राउंड की स्टोरी है ना। चलो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। ए आपका ग्राउंड का स्टोरी है ना। ये ग्राउंड की बात है ना। ये कहाँ की बात है, ग्राउंड की बात है ना। अब देखिए ये फिगर 1 मान लेते हैं, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। 1 और 2 फिगर को आप क्या कीजिए, कंबाइंड कर दीजिए, तब आपका ए फिगर बन जाएगा, है ना। देखिए ए आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ए क्या हो गया, ए जो मेजर कर रहे हैं कहाँ पे, ए पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। ए पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड पे है ना। उसके बाद ये जो CP1 है, ए कहाँ पे है, पेपर पे है। CP1 क्या है, पेपर पे है ना। इसी को जब आर्क लेंथ में ऐसे मूव करेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से जब मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 है जो क्या हो जाएगा, हमें पॉइंट है जो मिल जाएगा, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाना था पेपर पे, लेकिन आपने फील्ड में जब मेजर करने गया तो गलती से अल्फा डिग्री पे उसको मेजर कर लिया, है ना, अल्फा डिग्री पे मेजर कर लिया, है ना। अब दोनों को कंबाइंड करके हम एक फिगर बनाए तो ये आपको हर बुक में फिगर मिलेगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ए है ना। ए आपको फिगर है जो एक पेपर और दूसरा ग्राउंड दोनों को कंबाइंड करके बनाया हुआ है, जो कि वहाँ पे लिखा नहीं है, बुक में लिखता नहीं है बात, ठीक है। सो हमें ए वैल्यू क्या हो गया, ए आपका, ए जो वैल्यू है आपका क्या है, ए वैल्यू आपका क्या है, एल है। इसी का तो वैल्यू हमें निकालना है, एल का वैल्यू हमें निकालना है ना। ये आपका मेन चेन लाइन है, या सर्वे लाइन बोले या चेन लाइन बोले, है ना। ACDB ये सब क्या है, चेन लाइन है ना। अब देखिए हमें अगर ध्यान से एक्सप्रेशन इसको हमें क्या करना है, डिराइव करना है, एल का वैल्यू हमें निकालना है, एल का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब इसको हम डील करते हैं 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके हम डील करते हैं। ये फिगर का कब आया, आफ्टर कंबाइंडिंग ऑफ फिगर 1 एंड 2, आफ्टर कंबाइंडिंग ऑफ फिगर 1 एंड 2 ये फिगर है जो आपको बनेगा, है ना। अब देखिए, अब एक बात ध्यान से बताइए, ए तो क्या है, एल है, तो ए क्या हो जाएगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा, P2 क्या है, P2 को क्या लिख सकते हैं, P2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ए क्या हो जाएगा, एल कॉस अल्फा, है ना। एल कॉस अल्फा आपको वर्टिकल हो गया, एल कॉस आपका वर्टिकल हो गया, और ए क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा। P2 क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा। अरे कुछ नहीं यार, कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो एल कॉस अल्फा आएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, एल साइन अल्फा आएगा, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एल साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो ये एल साइन अल्फा आपने कहाँ मेजर किया है, एल साइन अल्फा आप मेजर किए हैं ग्राउंड पे। कहाँ पे मेजर किए हैं, ग्राउंड पे मेजर किए हैं, है ना। ये कहाँ पे मेजर किए हैं, ग्राउंड पे। तो मैं इसको लिखता हूँ, अब देखो आपने ग्राउंड पे मेजर किया था एक्चुअली में क्या, CP, लेकिन CP का अगर हम कंपोनेंट देखें, है ना, इतना एरर कितना, यही तो एरर है यार, P2 ही एरर है। हमें एक्चुअल में वर्टिकल मेजर करना था, लेकिन आपने मेजर किया है यहाँ पे, तो एरर कितना इंट्रोड्यूस हुआ, ये इतना एरर है, ये क्या है, एरर है, इतना ही एरर है ना। हमें तो एग्जैक्टली ए वाला पॉइंट चाहिए था P1, लेकिन इतना ज़्यादा मेजर कर लिए तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। तो मैं लिखता हूँ नाउ लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, नाउ एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
नाउ लेंथ of error on ग्राउंड पे एरर क्या है आपका P2 है, कितना है P2 है ना, और P2 किसके बराबर है एल साइन अल्फा के बराबर है। बहुत अच्छा, एल साइन अल्फा के बराबर है। तो पेपर पे कितना हो सकता है एरर, ये बता सकते हैं पेपर पे एरर कितना हो सकता है ना। इसीलिए लेंथ ऑफ एरर ऑन मैप, लेंथ ऑफ एरर ऑन मैप बोलें या पेपर बोलें और पेपर बोलें, मैप बोलें या पेपर बोलें, एक कितना हो जाएगा बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, इसको यूनिटरी मेथड से बनाते हैं। हमारा स्केल क्या है, हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर। इसका मतलब हुआ कि जब एस मीटर आपको ग्राउंड पे है तो 1 सेंटीमीटर किस पे है पेपर पे है। यूनिटरी मेथड यार, इंजीनियर हो तुम लोग, एस मीटर है जो ग्राउंड पे है तो पेपर पे कितना होगा 1 सेंटीमीटर। इसीलिए जब 1 मीटर ग्राउंड पे होगा तो कितना होगा 1/s सेंटीमीटर पेपर पे होगा। इसीलिए ग्राउंड पे कितना है एल साइन अल्फा, ग्राउंड पे कितना है एल साइन अल्फा, तो पेपर पे कितना होगा 1/s, ध्यान से देखना, इंटू एकदम सिंपल वे में समझो एल साइन अल्फा। क्या बात है, एल साइन अल्फा, यही तो आ गया 21 यूनिट में, सेंटीमीटर में, ध्यान रहे सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कितना आया एल साइन अल्फा डिवाइडेड बटा एस। क्या बात है ना, एल साइन अल्फा डिवाइडेड बटा एस। बहुत अच्छा। अब देखिए एक किस यूनिट में है सेंटीमीटर में, ध्यान रहे किस यूनिट में है सेंटीमीटर में है ना। बट डेरिवेशन याद रखना है, बट समझ के देखेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। बट लिमिट ऑफ प्रिसीजन कितना रखा गया है, लिमिट ऑफ प्रिसीजन ऑन पेपर, याद है अभी तो डिस्कस किया था। लिमिट ऑफ प्रिसीजन ऑन व्हाट पेपर बोलें या मैप बोलें, फिर से मैं रिपीट करूँ, बोथ आर सेम। कितना रखा गया है 0.25 mm है ना, 25 mm, या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लाए हैं, ये हो जाएगा 0.10 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर है ना। इसका मतलब सर ये हुआ, अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बताने वाला हूँ। ए जो आया डिस्टेंस एल साइन अल्फा बटा एस, ये भी पेपर पे आया है और ये भी एरर है कहाँ पे पेपर पे, और पेपर पे मैक्सिमम एरर कितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं 0.025 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दैट इज एल साइन अल्फा डिवाइडेड बटा एस, ये क्या है पेपर पे है ना। दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। क्या बात है, अरे नहीं, क्योंकि इससे अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे है ना। तो एक कंडीशन बन गया कि जो भी आपने यहाँ पे एरर निकाला है पेपर पे, वो वैल्यू क्या होना चाहिए 0.025 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए है ना, यही इसका मतलब हुआ ना। चलो और क्या लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकता हूं एल साइन अल्फा डिवाइडेड बटा एस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.02। बड़ा नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है, या तो उससे स्मॉल हो सकता है, या तो उसके इक्वल हो सकता है। कंक्लूजन निकालो 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई, यहां से और क्या लिख सकते हैं, एल साइन अल्फा
लेस देन इक्वल टू 0.025 इंटू एस है ना, इंटू एस, है कि नहीं? ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद रखें एल साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.25 एस, इस फार्मूला का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, अभी हम यूज करेंगे इसका, है ना। और क्या लिख सकते हैं, हमें तो एल का वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए हमको इक्वलिटी साइन को होल्ड करना होगा, इक्वल साइन को लेकर बढ़ना होगा, है ना। तो लिख सकते हैं एल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 0.025 इंटू एस डिवाइडेड बटा साइन अल्फा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन अल्फा। अभी देखिए इसका हम यूज करते हैं, दिस इज VBI, है ना, एक फार्मूला बन गया। एल का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0.025 इंटू एस डिवाइडेड बटा साइन अल्फा, इतना होगा या तो इससे छोटा होगा, या तो इससे छोटा होगा या तो इतना होगा, है कि नहीं, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, एल का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, एल का मैक्सिमम वैल्यू को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, है ना। अब एक बात और बताइए, एक तो फॉर्मूला ये बन गया, सेकंड थिंग एक बात बताइए कि ये तो हुआ एरर कहाँ पे, एरर इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ चेन लाइन। देखो ये कहाँ पे एरर है, ये एरर कहाँ पे है, इसकी ये चेन लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में है, चेन लाइन भी इधर है और P2 है जो इधर है ना, मतलब चेन लाइन के पैरेलल में एरर हुआ हमारा इतना, यही ज्यादातर निकालना होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पूछ देता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरर क्या है, देखो ध्यान से, ये एरर है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैं इसको दूसरा कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। ये जो P1 P2 है ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, P1 P2 है जो कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो P1 P2 निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है यार, एल में से क्या करेंगे, एल कॉस अल्फा माइनस कर देंगे, है ना। ए क्या है, ए वैल्यू क्या है, CP2 क्या है बताओ, CP2 क्या है, CP2 क्या है, एल कॉस अल्फा है, एल कॉस अल्फा है। हमें निकालना है P1 P2 है ना, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। सो एरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू चेन लाइन, अगर कभी पूछे एरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू चेन लाइन क्या है बताइए, P1 P2 है ना, P1 P2, तो P1 P2 बराबर क्या लिख सकते हैं, CP1, देखो CP1 माइनस CP2 CP1 क्या था, L था, CP2 क्या है, L cos अल्फा है, इस पे भी क्वेश्चन बनाएंगे, L cos अल्फा है, लेकिन ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। अगर हमको पेपर पे बनाना होगा तो क्या करेंगे, S से डिवाइड करेंगे यार, पेपर पे अगर बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, S से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, है ना, उसी तरह से S से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो कहाँ आ जाएगा, पेपर पे आ जाएगा। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो पेपर पे ही पूछेगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू चेन लाइन अगर पूछे तो L माइनस L cos अल्फा डिवाइडेड बटा S, है ना, यहाँ से L कॉमन भी ले सकते हैं, उसको लिख सकते हैं L इंटू 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बटा S, ठीक है। तो ये तो था आपका डिटेल डिस्कशन, अब देखिए इस पे हमको न्यूमेरिकल करना है, इस पे हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में इसे न्यूमेरिकल करेंगे, कंपटीशन का भी और आपके सेमेस्टर का भी, अगर सेमेस्टर में पूछता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो कुछ करेंगे, है ना। और आपका सेकंड पार्ट अभी पढ़ना है, अभी तो एरर है जो आपको मतलब एंगल मेजरमेंट में एरर था, दूसरा ये भी केस हो सकता है कि जो लेंथ मेजर कर रहे हैं CP उसी में एरर इंट्रोड्यूस हो जाए, तब क्या करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, है ना। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें, है ना, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है।
सो आप अपना फीडबैक है जो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके भी आप अपना फीडबैक है जो हमको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछता है फ्रिक्वेंटली। सो दिस इज वंस अगेन दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।